साल था 1999 और वक्त था कारगिल वॉर का। कारगिल एक ऐसा इलाका जो 18,000 फीट की ऊंचाई पे बसा है, जहाँ सब कुछ बर्फ से ढका है। और ऐसे परिवेश में भारत पाकिस्तान युद्ध में हमने पाकिस्तान को न सिर्फ हराया बल्कि नेस्तनाबूद कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो वजह था वो वजह थी बोफोर्स तोप। एक ऐसा तोप जो 12 सेकंड में एक राउंड गोलियां चलाने वाला, एक दिन में 9,000 बुलेट छोड़ने वाला ये बोफोर्स तोप इस युद्ध की वजह से चर्चे में रहा। पर इससे ज़्यादा चर्चा हुआ इसके डील में हुए स्कैम की। और स्कैम ऐसा, स्कैंडल ऐसा जो 400 प्लस सीटों से जीतने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिसकी सरकार हिला दी, जिसकी कुर्सी छीन ली। आज हम बात करने वाले हैं बोफोर्स स्कैम की, बोफोर्स घोटाले की, जिसने भारत के इतिहास में घोटाले की एक बहुत ही लेवल पे ले गया। आज हम जानेंगे उसके पीछे की पूरी स्टोरी। आइए हम शुरू से शुरू करते हैं। मैं हूं अपर्णा और आप देख रहे हैं ट्रू टॉक्स। और अगर आपको वीडियो वैसे पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें। तो चलिए बिना लेट करे शुरू करते हैं। बात है 31 अक्टूबर 1984 की, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और उस टाइम पे जब उनका मर्डर हुआ, असैसिनेशन हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। 400 प्लस सीटें से प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया, लगाम लगाया और अपनी छवि एकदम ईमानदार बनाई। और इसकी वजह से उन्हें नाम मिला मिस्टर क्लीन। मीडिया में उन्हें मिस्टर क्लीन कहा जाने लगा। और इसी टाइम पे 1980s के दशक में ही बात ऐसी थी कि जो इंडियन आर्मी की जो हथियारें थी वो काफ़ी ओल्ड हो गई थी। सो उन्हें मॉडर्न बनाना था आर्टिलरी यानी तोपखाने को। इसका 2 रीजन था। पहला रीजन तो ये था कि जो इस टाइम पे हम जो हथियार यूज़ कर रही थी, इंडियन आर्मी जो हथियार यूज़ कर रही थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का था। और दूसरा जो रीजन था, चाइना और पाकिस्तान अपने तोपखाने यानी आर्टिलरी को मॉडर्न बना रहे थे। और वो कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि क्योंकि पाकिस्तान और चाइना हमारा ऑल टाइम से दुश्मन रहा है, सामने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो हमें भी ज़रूरत थी टाइम के साथ मॉडर्न बनाने की। तो इसके लिए इंडियन आर्मी को नीड थी एक ऐसे हथियार की जो लॉन्ग डिस्टेंस पे बिल्कुल सटीक निशाना बनाया जा सके। ऐसे हथियारों की कमी थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक तोप की परचेज शुरू की 155 mm हॉर्चर की। इसके डील की जब प्रक्रिया शुरू हुई, खरीदारी की, तो अलग अलग कंट्रीज के कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे कि फ्रांस की सोफमा कंपनी ने पार्टिसिपेट किया, स्वीडन की बोफोर्स एबी, ब्रिटेन की विकर्स और अमेरिका की आईटीटी कंपनी ने। इस डील सब फाइनल हुआ और ये डील मिला स्वीडन की कंपनी बोफोर्स एबी को। और इस डील की जो वैल्यू थी वो 1437 करोड़ की थी, जो कि 80s के दशक में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। और इतने बड़े डील मिलने की वजह से स्वीडन में बोफोर्स का जो हेडक्वार्टर था वहाँ इंडियन तिरंगा लहराया गया था और आतिशबाजियाँ यानी फायर क्रैकर जलाए गए थे इतनी बड़े डील मिलने की खुशी में। और ये सारी चीज़ें हो गई थी। इस डील के अकॉर्डिंग भारत को जो मिलने वाला था 410 की हॉर्चर गन मिलने वाली थी, जिसका जो डिस्टेंस था 30 से 35 किलोमीटर तक सटीक निशाना बना सकता था। ये वही तोप है जिसने कारगिल वॉर में हमें जीतने में गेम चेंजर साबित हुआ था। और ये सारी चीज़ें जो खरीदारी की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अप्रैल 1986 तक सब कुछ हो चुका था। अब बात यह है कि जब सब कुछ ठीक था, बोफोर्स इतना अच्छा था, तो स्कैंडल की बात क्या है? तो स्कैंडल की बात यह है कि अब वक्त आ गया था अप्रैल 1987। स्वीडन रेडियो ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, एक पॉडकास्ट पब्लिश किया। उस पॉडकास्ट में जो बात सामने आई वो ही सबसे बहुत ही खतरनाक थी। रिपोर्ट में बताया गया कि जो बोफोर्स की 1437 करोड़ की जो डील हुई है, उसमें बोफोर्स कंपनी ने इस डील को पाने के लिए रिश्वत दिया है। किसे? भारतीय लीडर्स को, नेताओं को, ऑफिसर्स को, बिचौलियों, मेडिएटर्स को। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 1980s के दशक में 64 करोड़ का रिश्वत दिया गया था। जैसे ही ये खबर बाहर आई, बहुत ही ज़्यादा सनसनी फैल गया। भारत में बहुत ही लीडिंग फेमस अखबार द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने इसे हाथों हाथ लिया, अपने इंक्वायरीज कराई पत्रकारों के थ्रू। द हिंदू के एक पत्रकार एन राम इंक्वायरी किया स्वीडन जाके, और कई सारे ट्रांजैक्शंस के जो हुए थे ट्रांजैक्शंस, उसके डिटेल्स, ट्रांजैक्शन स्लिप्स अखबार में छपा। और ये जो पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ था कोई डायरेक्ट अकाउंट में नहीं हुआ था,
ये स्विस अकाउंट के थ्रू हुआ था। अलग अलग अकाउंट्स में ये 64 करोड़ ट्रांसफ़र किए गए थे और इसमें अलग अलग लोगों का नाम आया। शुरुआत में नाम आया हिंदुजा ब्रदर्स का। हिंदुजा ब्रदर्स एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और एक बिजनेस हाउस के घराने के मालिक थे, जिनका बिजनेस यूके और स्वीडन में काफ़ी फेमस था। और उसके बाद एक नाम आया ओतावियो क्वात्रोची का। ये एक इटालियन बिजनेसमैन था और सबसे बड़ी बात कि ये गांधी परिवार का करीबी था, इनसे इनका निजी रिश्ता था। और भी नाम आया कुछ एजेंट्स का। विन चड्डा का नाम आया, जो भारतीय एजेंट था बोफोर्स कंपनी का। अलग अलग अक्यूज बने और ये जो ट्रांसफ़र हुआ था अमाउंट, ये जो स्विस अकाउंट यूज हुआ था, इसके ट्रांसफ़र के लिए एक अकाउंट एई सर्विसेज लिमिटेड जो पनामा बेस्ड था, उसमें अकेले 50 करोड़ की रकम डाली गई थी। इसके साथ ही बाकी 14 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग स्विस अकाउंट में किया गया था। ये बात जब सामने आई तो बहुत ही सनसनी फैल गई। इस टाइम पे पीएम जो राजीव गांधी थे, उन्होंने संसद में ये तक कहा कि नहीं, बोफोर्स घोटाले में कोई खराबी नहीं है, कोई इशू नहीं आया है। बट ये सब जब चल रहा था तो इसके पैरेलल में एक और स्टोरी चल रही थी। राजीव गांधी का वक्त बुरा था। भारतीय राजनीति में जब इंदिरा गांधी का जब मर्डर हुआ, जब उस टाइम पे जब वो पीएम थी, तब फाइनेंस मिनिस्टर थे वीपी सिंह। और उसके बाद जब राजीव गांधी सत्ता में आए तो वो फाइनेंस मिनिस्टर कंटिन्यू रहे, वही दोबारा बने, वीपी सिंह ही फाइनेंस मिनिस्टर बने। और जब राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार की जब अगेंस्ट नीति चलाया तो वीपी सिंह ने काफ़ी सहयोग दिया। टैक्स चोरी केसेस में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अंबानी जैसे कंपनी पे रेड डाला। हवाला कारोबारी, जो स्कैमर्स, स्मगलर्स, बहुत सारे रेड्स डाले जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये टैक्स चोरी के केसेस थे। अब इसमें हुआ क्या कि कांग्रेस के बड़े बड़े फंडर, नेताओं के रिलेटिव्स तक फंसने लगे। राजीव गांधी के ऊपर प्रेशर आ गया इन सबको बंद करवाने का, फाइनेंस मिनिस्टर को रोकने का, वीपी सिंह को कंट्रोल करने का प्रेशर आ गया। अब ये प्रेशर ढंग से हैंडल नहीं हुआ। राजीव गांधी ने रातों रात कैबिनेट में फेरबदल कर दी। जो वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब उन्हें डिफेंस मिनिस्टर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब जब वो डिफेंस मिनिस्टर बने, ये बोफोर्स वाला केस इसी एंगल में चल रहा था पैरेलली। वीपी सिंह नाराज़गी ऑलरेडी राजीव गांधी से चल रही थी, क्योंकि जब वो फेमस हो रहे थे, जब उनका चेहरा बन रहा था ईमानदार एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हें बिना कुछ ज़्यादा इन्फॉर्म किए हुए उनका तबादला कर दिया गया डिफेंस मिनिस्टर में। अब इस बात का कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड थे, निराश थे। और ऑब्वियसली उनके हाथ में जब ये डिफेंस मिनिस्टर बने तो उसी टाइम पे इनको ये केस मिला स्वीडन वाली, बोफोर्स वाले। उन्होंने इनिशियल इंक्वायरी की जांच बिठाई और जब जांच बिठाई उन्होंने अलग अलग जो नाम आए सामने इस केस में, जो घोटाले में, जो ये रिश्वत में जो आया नाम, उसके चेक करने की कोशिश की कि कौन है इसके पीछे। अब इसके पीछे हुआ क्या कि दोबारा से राजीव गांधी और उनके सहयोगी जो कैबिनेट्स में होते हैं, उन्हें डर हुआ कि कहीं बात सरकार तक ना पहुंच जाए, सरकार गिर ना जाए। उस प्रेशर में वीपी सिंह को डिफेंस मिनिस्टर से भी इस्तीफा देना पड़ा प्रेशर में, और बाद में उन्हें कांग्रेस पार्टी से भी हाथ धोना पड़ा। इन प्रेशर्स के थ्रू वीपी सिंह ने अपना रास्ता बदल लिया, अपनी दूसरी पार्टी बना दी और इस बोफोर्स वाले मुद्दे को बहुत हाथ बनाया। अब जब वीपी सिंह जब अलग हो गए, तब पहले जो आ रहा था सामने, किसी बात सरकार पे आ रही थी कि सरकार से चूक हुई है, बट इसमें फिर पर्सनल अटैक हुआ राजीव गांधी पे। राजीव गांधी को डायरेक्टली कहा जाने लगा, क्यों? क्योंकि जो ये बोफोर्स डील का जो फाइनल डिसीजन था वो राजीव गांधी ने दिया था। और उसमें दूसरी बात ये थी कि राजीव गांधी बार बार इंक्वायरीज रोक रहे थे, डॉक्यूमेंट्स पब्लिश नहीं कर रहे थे। इसे वीपी सिंह को मुद्दा बनाने का मौका मिला कि अगर चोरी नहीं है तो पब्लिश करने में क्या इशू है। इस बात से बहुत ही बड़ा एक माहौल बना राजीव गांधी के अगेंस्ट, पर्सनली उनकी छवि पे, और इससे इंडिया के बिगेस्ट डिफेंस स्कैंडल कहा गया। ये बहुत बड़ा स्कैम था। और इससे हुआ क्या, जो मिस्टर क्लीन की जो छवि थी राजीव गांधी की, वो टूट गई और अब वो करप्ट पीएम के रूप में दिखने लगे। पब्लिक में ये बहुत इमेज बैठा कि आखिर राजीव गांधी पब्लिश नहीं कर रहे चीज़ों को, इंक्वायरी नहीं बनवा रहे हैं, जांच नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और पब्लिक को ये तक लगने लगा कि पीएम कुछ नहीं बोल रहे, मतलब कुछ गड़बड़ है और पीएम भी दलाली में शामिल हो सकते हैं। ऐसी चीज़ों तक बात आ गई। जांच में एक और बात पता चली कि जो एई सर्विसेज लिमिटेड, जो एक शेल कंपनी थी जिसमें अकेले 64 करोड़ में 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया था, उसका नाम जुड़ा ओतावियो क्वात्रोची से। इटली के बिजनेसमैन थे जिनका गांधी परिवार से निजी रिश्ता था।
और कहीं ना कहीं ये पब्लिक में मैसेज दिया कि कहीं ना कहीं ये जो पैसा ओतावियो क्वात्रोची के पास गया है वो घूम फिर के गांधी परिवार के पास ही आया है, और ये एक पर्सनल अटैक का रीजन बना। ये सब चल ही रहा था कि बात पहुंच गया, अब वक्त आ गया था 1989 का, लोकसभा के आम चुनाव का। इस लोकसभा के आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी थी। पिछले इलेक्शन 1984 में राजीव गांधी ने रिकॉर्ड बहुमत 400 प्लस सीट से लाने वाले बहुमत वाले राजीव गांधी अपने 50% सीट भी रिकवर नहीं कर पाए। वो उनकी जो पार्टी थी कांग्रेस 197 सीटों पे सिमट गई। कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, सरकार बनाई वीपी सिंह ने, उनकी पार्टी, और साथ ही कुछ अपने भाजपा और कुछ और अलाइज के साथ जुड़ के प्रधानमंत्री नेक्स्ट बने वीपी सिंह। मैसेज पास हुआ कि कांग्रेस के रगों में भ्रष्टाचार है। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया इसकी इंक्वायरी के लिए 1989 में। 1990 में सीबीआई ने केस दायर किया, एफआईआर दर्ज की, उसमें अक्यूज्ड बनाया गया ओतावियो क्वात्रोची को, विन चड्डा को जो इंडियन एजेंट थे बोफोर्स कंपनी के, साथ ही हिंदुजा ब्रदर्स को, एई सर्विसेज लिमिटेड एक शेल कंपनी को, साथ ही इसमें पर्सनली राजीव गांधी को भी अक्यूज्ड बनाया गया। पर जब राजीव गांधी का मर्डर हुआ 1991 में तो उनके इस हत्या के बाद इस केस से उनका नाम हट गया। बाकी 2004 में हिंदुजा ब्रदर्स का नाम बरी कर दिया गया। इस पूरे केस में किसी को सज़ा नहीं हो पाई क्योंकि ओतावियो क्वात्रोची का प्रत्यार्पण नहीं कराया जा सका, उन्हें भारत नहीं लाया जा सका। पूरे इस केस में, इस स्कैंडल में, ऐसी स्कैंडल जिसने लगभग राजीव गांधी की पूरा छवि खत्म कर दिया। मिस्टर क्लीन से करप्ट पीएम के रूप में ये छवि बनाने वाला स्कैंडल एक भारत के इतिहास में दागदार डिफेंस डील बन के रह गया। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करवाना चाहते हैं, कौन से टॉपिक मेरे को नेक्स्ट कवर करना चाहिए, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।